हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भाषा क्या है? भाषा वह इकाई है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भाव को सुनकर उसको ग्रहण करते हैं। दोस्तों, भाषा के दो मुख्य भेद हैं। पहला लिखित भाषा, जो हम लिखकर या पढ़कर उसको ग्रहण करते हैं। दूसरी मौखिक भाषा, जो हम बोलकर या सुनकर ग्रहण करते हैं। एक और अन्य भेद है भाषा के, जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा दोस्तों वो है जो हम संकेतों द्वारा, जैसे इशारों द्वारा किसी को कहते हैं ये करना है या नहीं करना है, क्या कुछ कैसे। और सांकेतिक भाषा में हम जब रोड पर जाते हैं रास्ते में, तो हर कहीं न कहीं हर जगह एक संकेत द्वारा कुछ बताया जाता है, वही है सांकेतिक भाषा। जैसे दोस्तों, कहीं हम जा रहे हैं तो रेड लाइट जलती है तो इसका अर्थ है कि रुकना है, और येलो लाइट जलती है तो इसका अर्थ है कि तैयार हो जाना है। और जब ग्रीन लाइट जलती है दोस्तों, तो हम चल देते हैं वहां से। ये है सांकेतिक, जो संकेतों द्वारा हमें बताता है। दोस्तों, उसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या है दोस्तों? लिपि वह इकाई है जो कि लिखने के लिए जिन चिन्हों को दर्शाया गया है उनका प्रयोग करना ही लिपि है। जैसे दोस्तों, मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यह है लिपि। फिर है दोस्तों मातृभाषा। मातृभाषा जो भाषाएं हम किसी के द्वारा अपने घर में किसी के द्वारा सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। सबसे पहले बच्चा अपने घर में माता से, पिता से, परिवार से मातृभाषा ही सीखता है। फिर है दोस्तों राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा। राजभाषा वो भाषाएं होती हैं जो राजकीय कामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हमारी हिंदी इसी कैटेगरी में आती है। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1919 को हिंदी को राजभाषा की उपाधि दी गई थी। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है दोस्तों जो हम ज्यादा से किसी राष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, जो सर्वाधिक बोली जाती है, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश में सर्वाधिक हिंदी ही बोली जाती है दोस्तों, लेकिन अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि नहीं दी गई है, इसलिए उसे राजभाषा ही कहते हैं। फिर है दोस्तों मानक भाषा। मानक भाषा वो भाषा होती है दोस्तों जो व्याकरणिक हो, जो नियम कायदे कानून से बंधे हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। जैसे व्याकरण के नियमों से भाषा बंधी है तो उसे मानक भाषा कहते हैं। फिर है दोस्तों व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शस्त्र है जो हमें बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, वो भी कायदे कानून में रहकर। फिर है दोस्तों वर्ण संयोग। वर्ण संयोग वे चिन्ह जो स्वरों को व्यंजनों से जोड़ते हैं, उन्हें मात्रा कहते हैं। जब व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं तो इनके बीच स्वरों का लोप हो जाता है। जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से हम जोड़ते हैं तो उनमें स्वरों का लोप हो जाता है, इसलिए एक व्यंजन आधा लिखा जाता है और दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है। फिर है दोस्तों यहाँ र का प्रयोग। र का प्रयोग हम कैसे करते हैं दोस्तों? र का प्रयोग हम रेफ के रूप में करते हैं और पदेन के रूप में भी करते हैं। र के दो भेद हैं। फिर है दोस्तों
किसी स्वर रहित व्यंजन में जब र पूरा हो तो इसके बारे में हम अभी बात करते हैं दोस्तों। आइए शुरू से एक बार देख लीजिए। भाषा अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के भाव या विचारों को समझने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तीसरा है सांकेतिक भाषा, जो हमारी किताबों में नहीं मिलते हैं। फिर है मातृभाषा। परिवार में बच्चे द्वारा सबसे पहले सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। जो बच्चा सबसे पहले सीखता है, बोलता है और सुनता है, वही मातृभाषा है। हर हर किसी की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हम भारत में हैं तो हमारी मातृभाषा हिंदी ही हो सकता है बच्चा अंग्रेजी बोलता हो तो उसके घर वाले अंग्रेजी शुरू से बोलते हैं तो उसकी मातृभाषा अंग्रेजी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा भारत में नहीं होता है। भारत में मातृभाषा हिंदी को ही माना गया है। जैसे अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बच्चे हैं, वहां की मातृभाषा अंग्रेजी हो सकती है। फिर है दोस्तों राजभाषा। राष्ट्र के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया है। फिर है दोस्तों राष्ट्रभाषा। किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह उस राष्ट्र की राष्ट्र भाषा कहलाती है। मानक भाषा। भाषा का व्याकरण सम्मत रूप मानक भाषा कहलाता है, जिसे शिक्षित समाज द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि है। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी लिपि है। और दोस्तों अंग्रेजी की रोमन लिपि है। फिर है दोस्तों हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। सभी भाषाओं की लिपि यहाँ लिखना संभव नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखे हैं। जैसे कि पंजाब की हो गई गुरुमुखी लिपि। हर भाषा की अपनी एक दूसरी लिपि होती है। फिर है दोस्तों व्याकरण। व्याकरण हमें शुद्ध रूप से भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दोस्तों ये व्याकरण के मुख्य भेद हैं, मुख्य अंग हैं या भेद हैं। फिर है देखिए दोस्तों ये समझना यहाँ पे जरूरी हो गया है कि वर्ड क्या होता है। वर्ड विचार। वर्ड क्या होता है दोस्तों? भाषा में प्रयुक्त वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। जैसे म प्लस ओ प्लस र प्लस अ बराबर मोर। यहाँ जैसे दोस्तों कुछ और भी हम लिख दे, जैसे मोर, जैसे लिख दिए राजा। तो राजा को हम दोस्तों इसकी सबसे छोटी इकाई, जो इसकी सबसे छोटी जगह जैसे र हो गया, तो अब ये सबसे छोटी इकाई हो गई दोस्तों, इसको हम और नहीं तोड़ सकते। फिर आ हो गया, फिर ज हो गया, फिर आ हो गया, बराबर हो गया राजा। इस प्रकार दोस्तों हम इसको और नहीं तोड़ सकते। ये है वर्ड। वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। फिर है दोस्तों शब्द। वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल या समूह को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दोस्तों, जैसे जहाज। जहाज एक सार्थक शब्द है। ये शब्द समूह है जिससे एक ये वर्ड है, वर्डों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है। हम इसका अगर इसका जगह अगर परिवर्तित कर दे, जैसे ज जहा, इसको चेंज कर दे तो ये
सार्थक शब्द नहीं रह जाएगा, ये एक वर्णों का समूह रह जाएगा, इसलिए इसे शब्द नहीं कह सकते। इसमें एक और वाक्य जोड़ा जाता है, सार्थक शब्द। वर्णों के सार्थक, देखिए लिखा है दोस्तों, वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल या समूह को शब्द कहते हैं, जैसे जहाज, आकाश आदि। फिर है वाक्य, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। दोस्तों यहाँ भी सार्थक मेल ही होना चाहिए। जैसे हम लिख दिए, राजा जाता है, ये एक सार्थक शब्द है दोस्तों, सार्थक वाक्य है। अगर हम लिख दिए, जाता राजा है, तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, गलत वाक्य हो जाएगा। इसलिए इसमें भी सार्थक वाक्य होना, सार्थक शब्द होना बहुत जरूरी है। फिर है दोस्तों, जैसे यहाँ देखिए, जैसे घोड़ा दौड़ता है, इसमें अगर हम कह दें है दौड़ता घोड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, वाक्य के भी दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य उसे कहा जाता है जिसके बारे में बात की जाए। जैसे हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ कह दिए राधा। राधा क्या है दोस्तों, राधा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। हम राधा के बारे में बात करेंगे, जैसे राधा नृत्य करती है। राधा नृत्य करती है दोस्तों, तो नृत्य क्या है, वो नृत्य करती है, ये एक विधेय हो गया। जिसके बारे में बात किया जाए वो हमेशा उद्देश्य होता है, और जो उसके बारे में कहा जाए वो विधेय होता है। ठीक है दोस्तों। फिर अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, वर्ण संयोग। वे चिन्ह जो स्वरों को व्यंजनों से जोड़ते समय लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। दोस्तों हम जब व्यंजनों को जोड़ते हैं स्वर के साथ, तो मात्रा के रूप में लिखते हैं। जैसे हम लिख दिए ओम, तो यहाँ दोस्तों, नहीं दोस्तों, इसमें तो वो आ गया, जैसे स्वर क्या लिखें, जैसे मान लीजिए दोस्तों से र, तो यहाँ पर स प्लस ए की मात्रा प्लस र हो गया। यहाँ जो मात्राओं को जोड़ने स्वरों को व्यंजन से जोड़ने के लिए हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं, मात्राओं के रूप में उन्हें जोड़ते हैं। फिर है दोस्तों, जब व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं तो इनके बीच स्वरों का लोप हो जाता है। जब हम व्यंजन को व्यंजन से मिलाएंगे तो उनके स्वरों का लोप हो जाता है। जैसे हम लिख दिए ध्वनि, ध्वनि लिख दिए दोस्तों, तो इसमें ध प्लस व दोनों व्यंजन हैं। दोनों व्यंजनों को जब एक साथ मिलाते हैं तो एक को आधा लिखेंगे और एक को पूरा लिखेंगे। जब उसे आधा कर दिया जाता है तो स्वर का लोप हो जाता है। फिर है दोस्तों, आधे लिखे व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं, जैसे भाग्य। देखिए दोस्तों, भाग्य हम ऐसे लिखते हैं, यही हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। अभी ऐसे हम लिखेंगे, जब इसको पूरा लिखते हैं तो वो स्वर सहित हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ वर्ण संयोग है दोस्तों, वर्ण का संयोग कैसे होता है, किसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे मिलाते हैं, ये सब बताया जाता है वर्ण संयोग में। फिर र का संयोग, र को हम किस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं उसका देखिए संयोग कैसे किया जाता है। र में स्वर नहीं होने पर यह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है और इसका रूप रेफ कहलाता है। इस प्रकार ऊपर चला जाता है शब्दों को, जैसे हम लिख दिए कर्मा, यहाँ कर्मा लिख दिए दोस्तों, तो यहाँ जब र है ये रेफ, इसे रेफ कहते हैं, रेफ की मात्रा कहते हैं। फिर है दोस्तों कहा कहलाता है, जैसे कर्म, यहाँ देखिए दोस्तों कर्म, धर्म आदि। फिर है दोस्तों, किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब, ये देखिए
र में स्वर नहीं होने पर, जब र में स्वर न हो तब ये रेफ की मात्रा हो जाती है। फिर किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब र पूरा हो तो उसे पदेन कहलाता है, वह पदेन कहलाता है, उसे पदेन कहते हैं दोस्तों, या वह पदेन कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पूरा हो तो वह पदेन कहलाता है। जैसे क प्लस र प्लस म, क्रम। ठीक है दोस्तों। फिर हो गया जैसे नम्र। फिर है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, हम जैसे ऊपर ये रेफ की मात्रा हो गई, फिर नीचे जैसे क्रम। यहाँ देखिए पहले हम इसको क बोलेंगे, फिर यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने वाली है दोस्तों। हम जैसे कर्मा पढ़ते हैं तो म के ये ऊपर है र, तो इसे हम पहले पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं हम किसी से बहुत स्नेह करते हैं, उसको सर पे बिठा के रख लेते हैं। जैसे कोई किसी किसी को होता है, नहीं सब कहते हैं सर पे बिठा के रखा है, ये इसको सर पे बिठा के रखता है। तो ये जब सर पे बिठाया है तो इसका स्थान तो पहले है, इससे म से पहले र आ गया, क्योंकि वो तो सर पे बैठ के नाच रहा है। तो दोस्तों ये जब सर पे बैठा है वो पहले शब्द के पहले पढ़ा जाएगा। जैसे क प्लस र प्लस म प्लस अ, ये शब्द ये पहले पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, सब कहते हैं ना इसको चरणों में बिठा के रखा है, अपने चरणों की धूल समझता है वगैरह वगैरह। तो जैसे यहाँ क प्लस र प्लस म, इसका स्थान बाद में आ जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जब चरणों में है तो जो चरणों में है उसका स्थान बाद में आता है, जो ऊपर है उसका स्थान पहले आता है। इसलिए इस र को हम शब्द के पहले पढ़ते हैं और इस र को शब्द के बाद पढ़ते हैं। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा। फिर है दोस्तों, स के साथ र जोड़ने पर स्र हो जाता है, किंतु इसके लिए स्र का प्रयोग करते हैं, जैसे श्री, श्रम, श्रीमान, सज। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम स्र को र लगाकर नहीं पढ़ते, उसको स्र के लिए एक अलग से संयुक्त व्यंजन में स्र हो गया है। फिर है दोस्तों, पंचमाक्षर यदि य व ह व्यंजन के पहले आता है तो वहां अनुस्वार का प्रयोग न होकर पंचमाक्षर के हलंत रूप का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पूर्य, जैसे हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर पूर्य, तो यहाँ हम इसी को लिखेंगे, इसका पंचमाक्षर, क्योंकि ये पहले से ही पंचमाक्षर है तो इसको हम लिखेंगे पूर्य। ठीक है। और जैसे दोस्तों किसी भी शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले आधा अक्षर होता है, स्वर रहित व्यंजन होते हैं, वहां हमेशा उसका पंचमाक्षर पढ़ाता है, जैसे पढ़ते हैं हम। जैसे क वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया दोस्तों। तो क वर्ग में जैसे कंचन, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम दोस्तों? अंग पढ़ेंगे। जैसे अभी देखिए गंगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ग, यहाँ अंग, फिर गा, गंगा। इस अनुस्वार को हम जिस वर्ग का रहेगा, जिस वर्ग का व्यंजन होता है उसी वर्ग का पंचमाक्षर पढ़ते हैं। फिर जैसे चंदन, चंदन, यहाँ देखिए दोस्तों न आ गया, पंचमाक्षर ये न है तो यहाँ न लगा देंगे, चंदन। फिर पंचमाक्षर में देखिए, पंचमाक्षर में जैसे वो आ गया, जैसे ड़ आ गया, जैसे मान लीजिए पढ़ना, नहीं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जो पंचमाक्षर आते हैं उन्हीं को पढ़ा जाता है। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? अंग।
तो इतने में जो जहां भी आधा आएगा तो उसको अंग, जहां भी अनुस्वार आएगा उसको अंग के रूप में पढ़ेंगे। फिर च वर्ग में दोस्तों क वर्ग, च वर्ग, च वर्ग में दोस्तों जैसे इयो आता है तो च छ ज झ जितने भी हैं, अगर वहां किसी व्यंजन के पहले आधा व्यंजन आता है तो हम उसको, अनुस्वार आता है तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, उसी का पंचमाक्षर। फिर है जैसे ट वर्ग है दोस्तों, तो ट वर्ग का पंचमाक्षर ड़ हो गया। तो हम ट ठ ड ढ जितने भी आएंगे उसके ऊपर अनुस्वार लगा है तो हम क्या पढ़ेंगे, उसको ड़ पढ़ेंगे। फिर है दोस्तों त वर्ग, त थ द ध न, ये पंचमाक्षर है। तो यहाँ इस त वर्ग में जितने भी किसी के भी सामने अगर किसी के भी ऊपर अनुस्वार है तो हम उसका पंचमाक्षर न पढ़ेंगे। फिर प वर्ग है दोस्तों, प वर्ग का पंचमाक्षर जो भी होगा प फ ब भ म, तो प फ ब भ में जो भी अनुस्वार अगर किसी शब्द के ऊपर लगा है, किसी वर्ड के ऊपर लगा है तो हम उसको म के रूप में पढ़ेंगे। हम जहां भी अनुस्वार लगता है दोस्तों, अनुस्वार ये अंग जहां भी लगता है उसको अनुस्वार, उसको हम उसके पंचमाक्षर के रूप में पढ़ते हैं। फिर है दोस्तों जिन शब्दों के पहले सम उपसर्ग लगता है वहां म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे सम धन यम, संयम, सम धन सार, संसार, सम धन राय, सम धन सय, संशय, सम धनवाद, संवाद। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की क्लास। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।